नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर मैं बोलूँ तो ये आपका एक्चुअली लास्ट लेक्चर है। मैंने कवर किया था बट उसमें मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना दूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट what today I am going to discuss about Kothari Commission in detail ना. So you will get question in this from this topic ना, definitely you will get. तो मैंने सोचा कि मुझे करवा देना चाहिए, तो इस वजह से मैं ये करवा रही हूँ। तो एक्चुअली आपका लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे पेपर कवर हो चुके हैं। एक ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं है कि जो छूटा हुआ। तो आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो गाइस बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना है ना, सिंपली आप क्या करें, आप चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों को मतलब इसमें इतना ज़्यादा मिल रहा है ना। आई वांट टू से थैंक्स ऑल गाइस, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, इसलिए थैंक्स विलियन। तो इसी के साथ हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। बस ऐसे लर्निंग होती रहे, आगे बढ़ते रहे, और क्या ही चाहिए लाइफ में, सीखना और सिखाना, यही हम लोगों का क्या होना चाहिए, यही हम लोग का उद्देश्य होना चाहिए। तो आइए इसी के साथ हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, कोठारी कमीशन है ना, कोठारी आयोग, इसको एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो मुझे लगा कि इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाई जाए, तो आज बिल्कुल वही विस्तृत वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके सामने। और ये वन बाय वन हम सारे लेक्चर्स को कवर करेंगे। तो उससे भी पहले एक अपडेट आपको देनी थी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, इट इज गोइंग टू हैपन 31 मई। तो दिन आफ्टर यू गाइज, आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को अपना एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आपको पता, इस बार 4-4.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो इफ़ यू गाइज वांट टू डू बीएड फ्रॉम यूपी या फिर विद मी, तो आप चाहे जहाँ से हो, आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके बीएड करना चाहते हैं, तो आपका क्या बोलेंगे, आपका मोस्ट वेलकम है। प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा मीन्स आपका ही है, हम सबका है ये, इसको आप ज्वाइन करें। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल है। आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करें, तो सारे नोट्स, पीडीएफ्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल आई गेट क्या कि यू विल गेट, है ना, आप लोग इस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, तो हमारे जो ऑफिस है गाइस, ये प्रयागराज में है। एड्रेस हमें दे करके रखा है, क्या है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो गाइस, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। आप यहाँ पर क्या करें, आए, हमसे मिलें। और साथ ही साथ में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे करके रखा है, दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क करके बात भी कर सकते हैं। नंबर क्या है, 9919599066 और एक नंबर है 8090656656। तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखते हैं, किसका, जो हमारा कोठारी कमीशन है, कि क्या है क्या नहीं है। आइए वन बाय वन इस पर हम लोग इसको कवर करते हैं। तो द कोठारी कमीशन वॉज द मोस्ट comprehensive एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब कि जो यहाँ पर ना डॉक्टर DS कोठारी है ना, इनका जो फुल नेम है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी है। यहाँ हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में ये आया था। ठीक, तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964 अंडर द चेयरमैनशिप, है ना। इसकी जो अध्यक्षता थी, जो मतलब इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो कौन से, वो डॉक्टर दिगर सिंह यानी कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1964 में एक शिक्षा आयोग का क्या किया, गठन किया, जिसे कोठारी आयोग मीन्स कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। मीन्स भी नहीं होगा, जिसको कोठारी कमीशन कहा जाता है। तो इस आयोग का जो ऑफिशियल नेम है ना, मीन्स इसका जो आधिकारिक नाम था, इसको एजुकेशन कमीशन 1964-66 भी, मीन्स इसको एजुकेशन मीन्स शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो यह स्वतंत्र भारत का सबसे व्यापक और प्रभावशाली शिक्षा आयोग माना जाता है। जैसे हम लोगों ने मुदलियार कमीशन देखा था, फिर उसके बाद आपका हंटर आयोग है, फिर आपका
और बहुत सारे ऐसे आयोग है ना, लेकिन जो कठारी कमीशन ये बहुत विस्तृत और प्रभावशाली आयोग में से एक था, जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसको क्या किया था, भारत सरकार ने गठित किया था, इसका गठन किया था। और इसको शिक्षा आयोग यानी कि एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब इसका हम लोग ब्यूरो देख लेते हैं क्या है कैसे नहीं है, इसका विषय देख लेते हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट और इसका जो डेट वाइज था। तो इस आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था, वो हुआ था 14 जुलाई 1964 में, ठीक। और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कब किया गया था, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था 29 जून 1966 में। इसके अध्यक्ष थे वो कौन, वो डॉक्टर DS कोठारी, मीन्स वही कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे इसके अध्यक्ष। उसके बाद इसमें कुल गठन के टाइम पर सदस्यों की संख्या कितनी थी, वो 17 थी, ठीक। और इसका जो आधिकारिक मीन्स इसका ऑफिशियल नेम क्या था, ये क्या था कि ये एजुकेशन कमीशन मीन्स कि शिक्षा आयोग के नाम से इसको जाना जाने लगा 1964 टू 66, ठीक। तो ये इसकी इंग्लिश है, वही स्टैब्लिश्ड ऑन 14 जुलाई 1964, रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 29th of June in 1966. Chairman was the Dr. DS Kothari and official name was the Education Commission 1964 to 66। तो ये सारे ब्यूरो थे, ये सारी तिथियां थी, आपको इसको याद करके रखना है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इस आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब चीजें चल रही थी तो फिर हमें क्या जरूरत थी इसको लाने की ना। वाई वॉज द कोठारी कमीशन नीडेड, अब बिल्कुल उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। गाइज इसकी इंग्लिश हमने ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर लाइए, इस बार पहले इंग्लिश में, चूंकि बहुत बड़ा नहीं है तो मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कर लेती हूँ। तो इंडिया फेस सेवरल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो भारत देश है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके की शिक्षा से जुड़े समस्याओं का क्या कर रहा था, वो सामना करना पड़ रहा था। जैसे लैक ऑफ इक्वालिटी, मतलब समानता का अभाव था। पुअर क्वालिटी एजुकेशन मीन्स गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों तक नहीं मिल पा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। उसके बाद लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब व्यावसायिक शिक्षा का भी अभाव रहा। फिर रीजनल इम्बैलेंस है ना, मतलब इसका क्या हुआ, उसके बाद है वीक नेशनल इंटीग्रेशन, है ना। तो ये सारे रीजंस थे, इन मतलब ये सारी समस्याएं थी स्वतंत्र भारत के बाद, जो कि शिक्षा के लिए एक विकट समस्या थी। और इसी शिक्षा को लेकर के जो समस्याएं थी, इसी पर सरकार ने क्या हुआ, एक व्यापक शिक्षा आयोग की स्थापना की। इसकी एक बार हिंदी देख लेते हैं, वैसे इंग्लिश में तो हमने देखा तो इसकी हिंदी भी मैंने बता दिया, बट स्टिल मैं एक बार फिर से आपको इसको बता देती हूँ कि शिक्षा में समानता का अभाव था। फिर ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा में जो अंतर था ना, जो गैप था, उसको फिलफिल करने के लिए। फिर अगला है बेरोजगारी की समस्या, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। फिर शिक्षा का जीवन से संबंध ना होना, वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। मतलब क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, हम थियोरेटिकल ले रहे थे, हम सैद्धांतिक तो ले रहे थे, बट अगर हम बात करते हैं व्यावहारिक शिक्षा की तो वो हमें नहीं मिल पा रही। फिर विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव मीन्स वही साइंस एंड टेक की कमी थी। फिर राष्ट्रीय एकता की कमी, शिक्षा की निम्न गुणवत्ता। तो फिर अलग अलग राज्यों में अलग शिक्षा प्रणाली, तो ये सारे कुछ मतलब प्रॉब्लम्स थी, कुछ समस्याएं थी। कब थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था में इस तरीके की समस्याएं देखी गई, जिसको लेकर के जिसके चलते कोठारी कमीशन की हमें 1964-66 में इसकी आवश्यकता पड़ी है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये इंडियन गवर्नमेंट का ये क्या रहा, ये प्रयास रहा है, और जिसकी वजह से ये हमें शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी समस्या आ रही थी इसको दूर करने के लिए ये आयोग को लाया गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोठारी कमीशन, है ना। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, आइए वन बाय वन हम इसको टैकल करते हैं। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोठारी कमीशन का मतलब क्या है कि इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं, किसके, कोठारी कमीशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स वर, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो कौन थे। सबसे पहला, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करना, मतलब टू क्रिएट अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक ऐसा व्यवस्था बनाना, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम बनाना कि जिसके लिए हमारा राष्ट्र का डेवलपमेंट क्या हो, एक प्रकार से कह सके ना कि सुचारू रूप से हो सके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था का बनाना था। फिर अगला है
मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा को आधुनिक बनाना। जैसे हमने ऊपर देखा था कि साइंस और टेक की कमी थी ना, तो इसीलिए कि इसमें साइंस भी हो, टेक भी हो, मीन्स टेक्नोलॉजी एजुकेशन भी हो, इसी वजह से इसको क्या करना है, इसका मॉडर्नाइजेशन किया गया, किसका, एजुकेशन का। फिर अगला है विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर अगला था शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना, मीन्स इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, है ना, कि सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हुआ था। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस कोठारी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। फिर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता है वो विखंडित न होकर के, खंडित ना होकर के, वो आपस में क्या हो सके, वो सबको इंटीग्रेटेड तरीके से, जो हम लोग समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, बिल्कुल ये वही चीज़ है कि सबको साथ में लेकर के समान अवसर के साथ इनको क्या करें, हम शिक्षा प्रदान कर सके। फिर शिक्षा को उत्पादन एवं रोजगार से जोड़ना, मीन्स लिंकिंग एजुकेशन विद प्रोडक्टिविटी। तो ये सारे रीजंस थे जिस वजह से सारे ये, मतलब ये इसका उद्देश्य रहा जिसकी वजह से कोठारी कमीशन को लाया गया। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपने इसको बहुतों के मुंह से सुना होगा ये बोलते हुए कि कोठारी का एक जो फेमस स्टेटमेंट है वो क्या है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कोठारी कमीशन अगर क्वेश्चन आए, डजंट मैटर वो शॉर्ट टाइप पे आता है, वो लॉन्ग टाइप पर आता है, वेरी शॉर्ट टाइप पर, बट प्लीज गाइज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज राइट इट, ओके। आप इस कथन को जरूर से लिखिएगा, डेफिनेटली अगर आपको 2 मार्क्स मिलना होगा तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर वो 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो। क्योंकि यही सारी चीजें एग्जामिनर देखता है कि आप कितनी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से अपनी कॉपी लिख रहे हो, है ना। तो इन्होंने बोला था कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। इसका क्या मतलब है कि भारत का जो भविष्य है ना, अब उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है, आइए एक बार इसको देखते हैं कि हमारे भारत का जो फ्यूचर है, जो हमारे भारत का भविष्य है ना, आप किसी इंडिविजुअल को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप किसी एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, बल्कि आप अपने राष्ट्र को निर्मित करने के लिए एक अपना स्तंभ बना रहे हैं। जब क्लासरूम में वो बच्चा आता है, देखिए क्यों, देखिए आज के टाइम पर शिक्षा ऐसी है कि आप घर पे बैठ के भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन आपको क्लासरूम में जाना क्यों ज़रूरी हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि वहाँ पर जाकर के आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स से, है ना, और वहाँ पर आपको अच्छी सी अच्छी चीज़ें, इन द सेंस कि आपको बड़े से बड़े लोग और ऐसे भी लोग दिखेंगे जो ज़मीनी स्तर से आते हैं, मतलब वहाँ पर प्यून होंगे, वहाँ पर आपके क्लर्क होंगे, वहाँ पर आपके प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स, मतलब सभी होंगे ना। तो आप मल्टी डायमेंशनल वे में देख पाते हैं और कहीं ना कहीं उससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो चीज़ें आपके क्लासरूम में भी एप्लीकेबल होती हैं, क्योंकि क्लासरूम में भी आपके जो क्लासमेट्स होते हैं वो मल्टीपल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं ना, सबका बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता, सबके कलर एक जैसे नहीं होते, सबकी इंटेलिजेंस एक जैसे नहीं होती, सबका इमोशन एक जैसे। तो वही ना कि आप बस शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि आप अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहे होते। तो वही इनका कहना है कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग सीव्ड इन हर क्लासरूम्स। तो यही रीजन है कि ये बहुत ही फेमस क्या है, ये स्टेटमेंट है। तो गाइज आपको, यू गाइज हैव टू राइट इन योर एग्जाम कॉपी एंड डेफिनेटली यू विल रियलाइज कि यू विल गेट ग्रेट नंबर इन योर एग्जाम। क्योंकि हमने वो सारी इंपॉर्टेंट बातें, सारे पॉइंट्स रखे हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए होना चाहिए। आइए अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं। तो यह कथन भारतीय शिक्षा के महत्व को क्या करता है, वो दर्शाता है, मतलब उसकी महत्ता को और बढ़ा देता है। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, मीन्स कोठारी आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें थी इसको देखते हैं। तो इनकी जो मेजर रिकमेंडेशन थी वो क्या थी, 10+2+3 शिक्षा संरचना, है ना, मतलब कि आयोग ने भारत में क्या किया कि 10+2+3 प्रणाली की सिफारिश की, मतलब 10 वर्ष का बच्चे को सामान्य शिक्षा, फिर 2 वर्ष
और उसमें जुड़ जाए तो उच्च माध्यमिक शिक्षा, मतलब वही क्लास 10 तक हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक पास करते हैं ना, हमारा जो हाई स्कूल होता है। फिर 2 वर्ष 11th 12th इसको उच्च माध्यमिक कहा जाता है। फिर 3 वर्ष का जो हम ग्रेजुएशन करते हैं ना, उसी को कहते हैं स्नातक, मतलब 3 वर्ष का। तो यही 10+2+3 शिक्षा संरचना को क्या किया इन्होंने, रिकमेंड किया। तो द कमीशन रिकमेंडेड द 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन, तो ये हमें देखने को मिलता है। अब अगला इनका क्या रिकमेंडेशन थी, वो तो पहला था वो फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं समान शिक्षा अवसर, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। अब इसमें क्या देखेंगे कि गरीब एवं पिछड़े वर्गों को अवसर, मतलब छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, मीन्स SC ST शिक्षा विकास पर क्या किया इन्होंने, जोर दिया। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वही कि सभी जितने भी सेक्शंस आते हैं हमारे समाज में, सबको एक समान शिक्षा का अवसर मिले, ऐसा इन्होंने क्या किया है, रिकमेंड किया था। और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की, है ना, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। तो ये सारे कुछ रिकमेंडेशन थे, कुछ मेजर रिकमेंडेशन थे जो कोठारी कमीशन में देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि ये इंडियन एजुकेशन का एक प्रभावशाली, मतलब बहुत ही इम्पैक्टफुल कमीशन के नाम से जाना गया या फिर जाना जाता है। अब अगला देखते हैं कि विज्ञान शिक्षा पर बल, मतलब इम्फेसाइज ऑन साइंस एजुकेशन। एक बार इसको देखते हैं। तो विज्ञान को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की गई, प्रयोगात्मक शिक्षा की बात की गई, तकनीकी संस्थानों का विकास करने पर भी जोर दिया गया। मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन शुड बी एक्सपेंडेड। तो ये रिकमेंडेशंस थी जो हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ बताने जैसे नहीं, एक लेबोरेटरी की स्थापना करना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें लैब होनी चाहिए। तो ये सारे रिकमेंडेशन थी और ये सारी बातों पर यहाँ ध्यान दिया गया। फिर कार्य अनुभव, मतलब वर्क एक्सपीरियंस की भी बात करी गई कि आयोग ने शिक्षा को कार्य एवं उत्पादन से जोड़ने पर भी क्या किया है, बल दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कृषि कार्य, हस्तशिल्प, तकनीकी प्रशिक्षण, मीन्स एजुकेशन शुड बी लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी एंड वर्क एक्सपीरियंस। कि कृषि कार्य कोई आज न्यू कर रहा है और किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली दोनों में अंतर रहेगा। फिर उसके बाद है हस्तशिल्प, इसका क्या मतलब कि जो हाथ से हम चीज़ें बनाते हैं ना, हम उसकी बात करते हैं। फिर तकनीकी प्रशिक्षण, है ना, मीन्स टेक्नोलॉजी जो ट्रेनिंग होते हैं ना, ये सब। तो इन सारी बातों का भी इन्होंने क्या किया है, उस पर जोर दिया है। फिर 3 भाषा सूत्र, मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। कि देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला पर हमने एक पूरी क्लास बनाई है गाइस। तो प्लीज़ आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पर विजिट करें, वहाँ से आपको इस पर प्रॉपर क्लास मिल जाएगी। इसमें यही बताया गया था कि एक तो आपकी मदर टंग होनी चाहिए, मतलब मातृभाषा होनी चाहिए, फिर हिंदी और अंग्रेजी, ये 3 भाषा, इसी को 3 लैंग्वेज फार्मूला बताया गया और जिसका रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन में हमें देखने को मिलता है। तो द कमीशन स्ट्रांगली सपोर्टेड द 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो ये सारे क्या है, मतलब रीजंस, ये सारे रिकमेंडेशंस हमें देखने को मिलती है। फिर अगला हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय एकता, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रीय भावना का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सामाजिक समरसता, वही एजुकेशन शुड प्रमोट द नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो हमने देखा था ना, नेशनल इंटीग्रेशन की बात होती है तो वही है कि राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो हर किसी में विकसित हो, हर किसी में डेवलप हो, इसका भी। फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सामाजिक, तो ये सारे रिकमेंडेशन थी जो देखने को मिलती हैं। फिर टीचर एजुकेशन की भी बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आयोग ने शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने पर भी जोर दिया। सुझाव क्या क्या थे, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, वेतन में वृद्धि, सेवा शर्तों में सुधार। तो इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेनिंग एंड स्टेटस ऑफ टीचर्स वाज रिकमेंडेड। तो टीचर्स एजुकेशन मीन्स टीचर ट्रेनिंग की भी बात यहाँ पर करी गई है। तभी तो अभी हम लोग देखते हैं ना, आप जहाँ पे भी लाइक अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका टाइम टू टाइम ट्रेनिंग चलती रहती है ना। तो यही रीज़न है, ठीक है, चूंकि आप अपडेट होते रहें। फिर अगला है शिक्षा पर व्यय, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन। इसमें देखते हैं कि आयोग ने कहा कि सरकार को जीडीपी का 6% इस पर किस पर, शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन, है ना, ये शिक्षा पर 6% जीडीपी क्या करना चाहिए, वो खर्च होना चाहिए। द कमीशन रिकमेंडेड स्पेंडिंग 6% ऑफ ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑन एजुकेशन। यही होना चाहिए इसका फुल फॉर्म, जितना मुझे याद है, मैंने एक्चुअली
मतलब अगर आपको लगता है कि डाउट है तो प्लीज़ एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर ये सारे रिकमेंडेशन थी जो हमें देखने को मिलती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोठारी आयोग की विशेषताएं, मीन्स फीचर्स ऑफ द कमीशन। आइए देखते हैं। तो व्यापक शिक्षा आयोग ये क्या है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन है। कौन सा? जो आपका ये कोठारी कमीशन है। उसके बाद सेकंड हमने क्या देखने को मिलता है, आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो सेकंड जो हमें देखने को मिलता है, एक मिनट, हाँ, ये क्या है? ये एक व्यापक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है और एक्चुअली ये है भी। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये एक आधार माना जाता है, बेस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968-1986। फिर हम लोग 2020 देखते हैं। फिर मतलब जितनी भी आई थी उसमें भी इन्होंने उस पर भी चर्चा की है। फिर उसके बाद है आधुनिक शिक्षा पर बल, मीन्स एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइजेशन। फिर समानता एवं गुणवत्ता, मीन्स इक्वालिटी एंड क्वालिटी। फिर विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन की भी बात ये करता है। तो ये कुछ लाइक कमीशंस थे, जो कुछ फीचर्स थे जो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोठारी आयोग के क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ कोठारी कमीशन, इसके प्रमुख प्रभाव क्या क्या हैं? सबसे पहले 10+2+3 प्रणाली लागू हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 मीन्स 1968 वाली बनाई गई। फिर विज्ञान शिक्षा का विकास हुआ। समान शिक्षा पर बल बढ़ा। शिक्षक शिक्षा में सुधार हुए। तो ये सारे कुछ इसके इम्पैक्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। द कमीशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से संबंध अब हम देखते हैं। तो रिलेशन विद नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1968। तो नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन मीन्स 1968 मुख्यतः कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। जैसे इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या थे? वो 3 भाषा सूत्र था, समान शिक्षा, विज्ञान, राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता, फिर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मतलब वही इसके संबंध में इसकी जो लाइक रिलेशन विद नेशनल पॉलिसी के साथ, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कोठारी आयोग का जो संबंध हमें देखने को मिलता है, उसके जो प्रमुख बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो क्या है? वो 3 भाषा सूत्र है, समान शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, राष्ट्रीय एकता। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब कोठारी आयोग की कहते हैं ना कि कोई भी इंसान, कोई भी आयोग, कोई भी कमीशन अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। सेम एज यहाँ पे भी कुछ किसी बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, वही क्रिटिसिज्म को देखते हैं। तो मेनी रिकमेंडेशंस could not be fully implemented because of lack of funds and administrative challenges। कि जितनी भी कमीशन या रिकमेंडेशन आती, सिफारिश से आती हैं, वो फुली तरीके से, मतलब पूर्ण तरीके से उसको मतलब उसका इम्प्लीकेशन नहीं किया जा सकता, जो कि कई बार फंड्स की दिक्कत होती है, कई बार मतलब प्रशिक्षण एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सभी सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार धीमा रहा, शिक्षा में असमानता बनी रही, वित्तीय संसाधनों की कमी। तो बिल्कुल देखिए, कोई भी चीज़ 100% नहीं एप्लीकेबल हो पाती, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हमें देखने को मिलती है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इफ़ यू गाइस प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन दिस स्लाइड इज गोइंग टू हेल्प फॉर यू। एक्चुअली ओवरऑल इज गोइंग टू ग्रेट हेल्प फॉर यू, बट ये कुछ मतलब एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कोठारी का आयोग कब बना था? 1964 में। इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1966 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी थे। इसकी जो मुख्य सिफारिश थी वो क्या थी? 10+2+3 फार्मूला था। और शिक्षा व्यय पर क्या सुझाव था? कि GDP का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। और जो भाषा सूत्र था वो 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया। यही कह सकते हैं ना कि हमने देखा है, ये मेन तथ्य यही, इसी पर हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे भी गाइस कोई डाउट होगी, कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, यू गाइस फ्री टू आस्क, प्लीज यू विल आस्क एंड आई वुड लव टू आंसर। अब हम लोग फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर भी समाप्त होगा और इसी के साथ साथ आपका पेपर 1 गाइस, आई वांट कि आप लोग प्लीज़ अच्छे मार्क्स ले आना, चूँकि हमने बहुत शिद्दत से, पूरी ईमानदारी के साथ, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर एक ऐसा सिंगल
चैनल होगा जो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट और 1 बाय 1 कंप्लीट करवाता होगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप सर्च करिएगा। हमने एक ऐसा सिंगल टॉपिक, एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा कह सकते हैं ना कि यूनिट नहीं छोड़ा है जो आप लोगों को कहीं से भी देखने को मिले। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, आपको देख लीजिएगा, आप 100 में से 99 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से इस चैनल को फॉलो करते हैं तो। नहीं 99 तो 95 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको, सारी वीडियोस को अच्छे से आप देख करके जाइएगा। आइए इसको कंक्लूड करते हैं। द कोठारी कमीशन लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, मतलब जो ये हमें कोठारी आयोग देखने को मिला है ना, ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होता हुआ देखा गया। इट्स रिकमेंडेशंस shaped educational reforms, national policy and structure of schooling in India। मतलब इसने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास, सामाजिक समानता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास किया। आज की आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसकी जो सिफारिशें, इसका गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक, ये सच्चाई है कि 10+2+3 और शिक्षा पर जीडीपी का 6% क्या हो, उसका व्यय हो, और इन्होंने मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इक्वालिटी, इन सब पर पे बात करी है, तो डेफिनेटली हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुई है। और इसके चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कुछ लाइक जो उससे जुड़े पॉइंट्स थे वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट मतलब एक प्रकार से का ये महत्व रखता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या बोलेंगे इसके लिए? इसके लिए हम आपको बोलेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता है ना, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, चूँकि ये मैं आपके लिए करती हूँ, अपने लिए नहीं करती हूँ, मीन्स हमें भी बिल्कुल ये लाइक मेरे को भी अच्छा लगता है, बट आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को और अच्छा लगता है जब आपका सपोर्ट मिलता है। तो गाइस प्लीज़ जरूर से एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो गाइस इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।